हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई थिंक आज जो मेरा सेकंड लेक्चर है और फार्मेकोलॉजी के अंदर, पहला मैंने एमएसएन के अंदर एक एंडोक्राइन वाला चैप्टर करवाया था। आज मेरा फार्मो के अंदर इंट्रो है। वैसे तो फार्मो का फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन पहले मैंने एमएसएन की एक क्लास ली थी। आज हम बात करेंगे फार्मेकोलॉजी के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इस यूनिट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल वाले लेक्चर में मैंने क्या किया था कि साथ साथ लिखा था तो थोड़ा लॉन्ग हो गया था वीडियो, लेकिन आज मैं इस वीडियो कंटेंट को मैंने पहले ही हैंड रिटन लिख लिया है। आज मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि मैं अच्छे से आपको कुछ चीज़ें वो ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि कल लिखने में ज़्यादा ध्यान जा रहा था, तो आज मैं इसको एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा। तो आई थिंक आज का जो हम इंट्रो की बात करेंगे, पहली बात है फार्मेकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर फार्म मेडिसिन के बारे में, किसी भी डिजीज़ के बारे में कौन सी मेडिसिन है, इस प्रकार से किस प्रकार से वर्क करती है, कि कैसे उसका ड्रग होती है हमारी बॉडी पर काम कर रही है, या बॉडी ड्रग के ऊपर किस प्रकार से एक्शन करती है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत सारी आएंगी आगे। तो आज का जो हम वीडियो है, जो लेक्चर है, इसमें कवर करेंगे कि फार्मेकोलॉजी क्या होती है, इसकी ब्रांचेज क्या होती है, एब्रीविएशन और टर्मिनोलॉजी होती है। जो इसके अंदर जो इसकी ब्रांचेज होती है मेनली 3 हैं। ब्रांचेज तो बहुत सारी थी, लेकिन इन 3 को मेनली इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि ये ब्रांचेज क्या होती है। तो आई थिंक फार्मेकोलॉजी की बात करूँ तो एक फार्मेकोलॉजी ग्रीक वर्ड होता है, जिसमें फार्मेकोन होता है। फार्मेकोन जिसका मतलब होता है ड्रग, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो आई थिंक इस फार्मेकोलॉजी वर्ड से आप समझ रहे हो कि हम ड्रग्स का अध्ययन करेंगे इसके अंदर। तो ड्रग्स की स्टडी करना ही फार्मेकोलॉजी कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वह ब्रांच जो डील्स विद स्टडी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के साथ डील्स करती है, एंड दियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ड्रग का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके ऊपर जो मैकेनिज्म होता है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हम ये ड्रग्स है हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक्शन हो रहा है, मैकेनिज्म हो रही है, उसके साथ डील करती है और कैसे उसको रिलीव करती है, ये पूरा का पूरा जो हम फार्मेकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ब्रांचेज ऑफ फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी की जो ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांच होती हैं, लेकिन कुछ ब्रांचेज मैं आपको बता देता हूँ, और जैसे जैसे हम फार्मेकोलॉजी आगे पढ़ेंगे सारी ब्रांच हम इसके अंदर इंक्लूड होती जाएंगी। मेनली है फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक। तो आई थिंक मैं आपको कुछ जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारी लाइफ है, आई थिंक कंटिन्यू चेंज होती रहती है। मतलब जीवन ही जो परिवर्तन है, हमारी जो जीवन में परिवर्तन होता है वही जीवन का आधार होता है। आई थिंक हमेशा समय के साथ चीज़ें बदलती जाती हैं। तो यहाँ जो सेकंड ऑप्शन में, सेकंड पॉइंट में दिया गया डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है कंटिन्यू चेंज, और काइनेटिक का मतलब होता है चलना। ये दो वर्ड से आपने सुने भी होंगे पहले। तो इसको हम ड्रग्स के साथ रिलेट करें, फार्मेकोकाइनेटिक्स। तो मैंने इसके अंदर लिखा वाट बॉडी डज टू द ड्रग। हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है, वो होता है फार्मेकोकाइनेटिक्स। और जस्ट इसका उल्टा होता है वाट ड्रग डज टू द बॉडी। तो ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है। तो आई थिंक जो ड्रग जाएगी बॉडी के अंदर, वो जाने के बाद उसका अब्जॉर्प्शन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, फिर वो एक्शन करेगी, इसका एक्सक्रीशन होगा, ये सारे के सारे उसके एक्शन है। मतलब ये ड्रग हमारी बॉडी के अंदर इतने काम करेगी। तो डायनेमिक्स के अंदर आएगा, और काइनेटिक के अंदर है तो बॉडी क्या कर रही है वो आएगा काइनेटिक्स के अंदर। तो ये मेनली दो ब्रांच है, इन ब्रांच को हम डिटेल से आगे स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर। मेनली हम मैक्सिमम ये फार्मेकोकाइनेटिक्स को कवर कर लेंगे, बहुत लेंथी है, तो आई थिंक इसको सेकंड वीडियो बनाएंगे। तो फार्मेकोडायनेमिक्स है, आगे देखेंगे। फिर थर्ड है फार्मेकोथेराप्यूटिक। ये होता है एप्लीकेशन ऑफ ड्रग इन ट्रीटमेंट। थेरापेटिक का मतलब होता है जो हम किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। थेराप्यूटिक होता है कि मतलब उसके लिए उपयोगी है, कि ये थेराप्यूटिक उसको सही करेगा। आई थिंक ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए, थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट करते हैं, आपने सुना भी होगा ऐसा। तो फार्मेकोथेराप्यूटिक तो ऐसा ट्रीटमेंट, मतलब ड्रग्स के द्वारा ऐसा ट्रीटमेंट, जैसे कि मान लो कि मैंने किसी को हेडेक की टेबलेट दी है, तो डायरेक्ट वो उसको उसका एडवर्स इफेक्ट यानी साइड इफेक्ट नहीं दिखा के उसको हेडेक रिलीफ देती है, तो वो थेरापेटिक ट्रीटमेंट है एक प्रकार से। और ये इसके अंदर आता है। फिर होता है कीमोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी मेनली कैंसर सेल्स में देखा जाता है कि कैंसर वाली सेल कैंसर हो जाता है, तो उनके अंदर कीमोथेरेपी देते हैं। तो उसके अंदर एक बहुत खतरनाक वाला पेन होता है। तो कीमोथेरेपी होती है जो सबसे खतरनाक ब्रांच होती है। इसके अंदर क्या होता है, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कैंसर सेल्स हैं उनको मारने के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन होता है कैंसर का। फिर होता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी के अंदर वर्ड से समझ में आ रहा है, टॉक्सिक मतलब
एडवर्स इफेक्ट देखेंगे इसके अंदर। टॉक्सिक मतलब इसके अंदर जहरीला हो गया कि इसके अमाउंट ज़्यादा हो गया या लगातार कंटिन्यूसली हम ले रहे हैं तो टॉक्सिक इफेक्ट आएगा। तो इसका एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स, जो हम केमिकल्स इनटेक कर रहे हैं या ड्रग्स लगातार ले रहे हैं तो उनका साइड इफेक्ट आएगा। बहुत सारे केसेस होते हैं कि जिसके अंदर क्या होता है कि कोई पेशेंट होता है बहुत ड्रग का क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है, इनटेक कर लेता है, तो आई थिंक उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और वो उसमें डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो इस ऐसी ब्रांच है जो क्या करती है कि जिसमें साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं और केमिकल्स के या ड्रग्स के, तो उसके साथ डील करती है, इनकी स्टडी करती है, वो टॉक्सिकोलॉजी कहलाती है। एक होती है फार्मेकोग्नोसी, तो स्टडी ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग। अब फार्मिंग, जैसे मैंने नीचे इसमें लिख रखा है सोर्स कहाँ से आ रहे हैं, इन सोर्स का पता लगाना, वो इस ब्रांच के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। तो नेचर सोर्स होता है, नेचुरल सोर्स, सॉरी, स्टडी ऑफ नेचुरल सोर्स होता है। अब मॉर्फिन का नेचुरल सोर्स ओपियम पोपी हो गया, बेलाडोना हो गया, आई थिंक पेंक्रियाज हो गया। तो इन सब का पता लगाना इस ब्रांच का काम है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक लास्ट वन वो देख लेते हैं, फार्मेको विजिलेंस हो गया। फार्मेको विजिलेंस होता है वो क्या करता है, डिटेक्ट एंड पहचानता है, प्रिवेंशन उससे बचाता है। और एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है, मतलब कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्रग्स के उसको बचाने के लिए। मैंने मान लो कि कुछ मेडिसिन ले रहा हूँ, आई थिंक उसका हमेशा साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट आ रहा, तो साइंटिस्ट मतलब जो भी इसके अंदर स्टडी कर रहे हैं तो उसको नोट करेंगे कि ये ड्रग लेने पे ये हो रहा है, तो इस एडवर्स इफेक्ट को कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसको पहचाना है, कैसे इसको रोकना है। तो वो सारा काम इस होता है फार्मेको विजिलेंस का होता है। तो आई थिंक ये टर्मिनोलॉजीज थी कुछ। अब हम आगे बात करते हैं नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स। नेचर, ड्रग का नेचर क्या है उस और कहाँ से वो सोर्स मतलब उत्पन्न हो रहा है, उसका डेरिवेशन हो रहा है। तो मैं सोर्स लिखूँगा और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। कुछ ड्रग्स होती है जो प्लांट से ली जाती है, कुछ नहीं, मैक्सिमम ड्रग्स होती हैं वो हमारे को प्लांट से मिलती है। जैसे मॉर्फिन हो गया, ये बेसिक नेचर की होती है, इसको बोलते हैं ओपियम पोपी से प्राप्त होती है। एट्रोपिन हो गया, ये भी बेसिक नेचर की होती है, ये भी बेलाडोना से प्राप्त होती है। कुछ अब एग्जांपल मैंने कुछ ही दिए, बहुत सारी होती हैं। फिर एक एनिमल सोर्स मान लेते हैं कि इंसुलिन होता है, हमारी पेंक्रियास से लैंगरहैंस द्वीप होती है, उनसे निकलता है। हिपेरिन हो गया, ये लीवर से सीक्रेट होता है, लीवर इसका हिपेरिन को सीक्रेशन करता है। और कुछ सोर्स मिनरल से होते हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं जो मिनरल से मिलकर बनी होती है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ के अंदर मल्टीविटामिन्स होते हैं और बहुत सारे उसके अंदर मिनरल्स दिए हुए थे। और कुछ ड्रग ऐसी होती है जो सिंथेटिक होती है, जो हम लेब के अंदर बनाते हैं कि दो चार चीज़ें मतलब उसके अंदर ऐड करके, जैसे कि पैरासीटामोल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सिंथेटिक ड्रग है, एक बनाई गई हुई ड्रग है कि इसको हम डायरेक्टली बना सकते हैं। एक होता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जैसे कि कोई जीन है, इस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सारी मतलब एक पर्टिकुलर डिजीज़ के ऊपर ड्रग बनाई जाती है। कैंसर की ड्रग है कि रेयर केस में करोड़ों में मिलती है, तो आई थिंक वो इसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। इसमें रिकमेंडेड इंसुलिन हो गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हो गई, या आदि इसके अंदर आगे इन ड्रग्स का आगे जिक्र होगा जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी, और इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। इसकी बात करता हूँ मैं, एसेंशियल ड्रग्स हो गई। एसेंशियल ड्रग्स की बात करता हूँ कि ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको हम पहले प्रायोरिटी देते हैं या बहुत ही आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए, इसके बिना बॉडी रह नहीं सकती। आई थिंक जैसे कुछ हार्ट पेशेंट है, उनको हार्ट की जो मेडिसिन चलती है, अदर मेडिसिन है, तो अदर मेडिसिन को बंद कर देते हैं क्योंकि हार्ट वाली बहुत ही प्रायर है, बहुत ही आवश्यक है। अगर ये नहीं देंगे तो उसको बताइए आपको डेथ हो सकती है, तो फिर क्या ही है। तो ऐसी ड्रग्स जो क्या करती है, दैट केटर प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स होती है ऑफ दैट पॉपुलेशन, जो जनता के लिए उनकी हेल्थ केयर के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, वो ड्रग देते हैं। दियर ड्रग्स शुड बी ऑलवेज अवेलेबल होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ एसेंशियल ड्रग्स होती है, जैसे कि आपने इमरजेंसी होती है, इनके अंदर एक अलग से इन मेडिसिन का बॉक्स देखा होगा, ट्रॉली होती है, उनमें जो एसेंशियल ड्रग्स होती है हमेशा ऑलवेज अवेलेबल होनी चाहिए, एडुकेट क्वांटिटी में होनी चाहिए, और एश्योर्ड क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया क्वांटिटी एंड अवेलेबल होनी चाहिए, बढ़िया मात्रा के अंदर होनी चाहिए और बढ़िया क्वालिटी के अंदर होनी चाहिए। तो ये क्या होती है, एसेंशियल ड्रग्स का हमारे हॉस्पिटल में होना बहुत ही आवश्यक है। हार्ट की रिलेटेड पेशेंट है, बीपी है, आई थिंक ऐसे पेशेंटों के लिए ड्रग्स हमेशा अवेलेबल रहती है। नार्कोटिक ड्रग्स हैं उनको अलग से सेपरेट रखा जाता है। फिर एक तरह ऑर्फेन ड्रग्स होती है। ऑर्फेन ड्रग्स होती है, ये क्या होती है, रेयर केस में यूज़ की जाती है। ऑर्फेन ड्रग्स होती है वो रेयर केस में यूज़ होती है। तो आई थिंक मैं आपको बताऊं कि जो इस ड्रग्स की आप बात कर रहे हैं, एक मिनट मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। जो ये रेयर केस के अंदर यूज़ होती है,
तो मतलब कुछ हम कहते हैं कि जो मेडिसिन है, अब बोलते हैं कि रेयर केस में यूज़ हो रही है, इसको हम क्यों बनाएं, हमें क्या ही फ़ायदा होगा, मेडिकल मेडिसिन जो फार्मासिस्ट ऐसा सोचे। तो आई थिंक ऐसी मेडिसिन जो करोड़ों के अंदर आती है, हमने सुना है कि ये टीका है, एक इंजेक्शन है 2 करोड़ का, 3 करोड़ का है। तो ऐसी जो ड्रग्स होती है वो इसके अंदर इसके इंक्लूड ही आती है। इसमें क्या होती है कि गवर्नमेंट खुद इसके अंदर हमें फ़ंड देती है ऐसी ड्रग्स बनाने के लिए, क्योंकि भाई सबका जीवन बहुमूल्य होता है। आई थिंक ऐसा तो है नहीं कि ये रेयर डिजीज़ है तो इसको नहीं बचाएंगे, तो सबको बचाना हमारा अधिकार है। तो ये इस ड्रग्स बनाने के लिए गवर्नमेंट सीधा हमें फ़ंड देती है, फ़ंड के अकॉर्डिंग इस ड्रग्स के ऊपर वर्क किया जाता है डिजीज़ के अंदर किस प्रकार से बना। जैसे कोरोना था, अगर ये रेयर डिजीज़ थी, हमेशा तो ऐसे होता नहीं है, रेगुलर लाइफ में तो जैसे नहीं चलता, ये रैंडम आया और रेयर थी, ख़तरनाक थी, तो फिर धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा। तो इसको बनाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रेयर डिजीज़ कई बार क्या होती है कि बहुत बड़ा रूप ले लेती है, तो इनको प्रिवेंट करना भी गवर्नमेंट का काम है। तो ये इतना टर्मिनोलॉजी कुछ थी, मैंने आपको बताया। और भी आएंगे, जैसे जैसे आएंगे मैं बताता जाऊँगा, कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है पूरी फार्मेकोलॉजी में। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, आज इंट्रो है, जो इसके अंदर ही हम आगे जो फार्मेकोकाइनेटिक्स डायनेमिक्स पढ़ेंगे, ये मेन टॉपिक्स हैं फार्मेकोलॉजी के। तो आई थिंक अब मैं बात करता हूँ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है मेनली, सॉरी मैंने मार्क कर यूज़ नहीं किया। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्या होता है कि फंडामेंटल का टॉपिक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होता है 2 प्रकार के रूट होते हैं। तो लोकल रूट होता है, एक होता है सिस्टमिक रूट। लोकल रूट होता है, लोकल जैसे हम ओरली जो ले सकते हैं या सरफेसली हम यूज़ कर सकते हैं। लोकल मतलब वो हम सेल्फ लगा सकते हैं, इसमें किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती, हम सेल्फ सर्विस करें। अब ऐसे नहीं कि मेडिसिन ऐसे प्रिस्क्राइब डॉक्टर ही करता है, लेकिन हम उसमें घर पर सेल्फ उनको लगा सकते हैं और ले सकते हैं। तो एक तो गया, इसकी बात करूँ, एक तो गया ट्रॉपिकल रूट हो गया, जो मतलब सरफेसली हमारी स्किन के ऊपर हम ऑइंटमेंट क्रीम सब लगा सकते हैं। एक होता है इंट्राओक्यूलर, इसको अंदर हम ले सकते हैं। दूसरी थी सिस्टमेटिक रूट होता है। अब सिस्टमेटिक रूट होता है, कुछ रूट होते हैं जिसमें पेरेंटल रूट होता है। पेरेंटल रूट होता है सीधे से IV, सीधा का सीधा जो मेडिसिन होती है वो सीधी की सीधी ब्लड में दी जाती है, वो तो होता है पेरेंटल रूट होता है। और एक होता है एंट्रल रूट। अब एंट्रल रूट की बात करूँ, थ्रू इंटेस्टाइन। अब इसके अंदर 2 चीज़ इंपॉर्टेंट आप देखना, कि ये जो थ्रू इंटेस्टाइन हो गया, कि सिस्टमिक भी 2 प्रकार का था। सिस्टमिक की बात करता हूँ, कि सबसे पहले बात करता हूँ कि जो इंट्रल रूट और पेरेंट्रल रूट। तो ये होता है थ्रू इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन के द्वारा होता है, कि हम ओरली लेते हैं मेडिसिन। क्या होती है कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाकर वर्क करती है। तो इसके अंदर ये हो गया, इंटेस्टाइन के थ्रू हो गया, तो ओरल रूट हो गया एंड रेक्टल रूट हो गया। और दूसरी बात करता हूँ, पेरेंटल रूट होता है नॉट थ्रू द इंटेस्टाइन, इसमें इंटेस्टाइन का यूज़ नहीं होता है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि ये अलग से होती है, इंजेक्टेबल होती है, कि इसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। एक होती है नॉन इंजेक्टेबल होती है, जिसको हम क्या करते हैं कि बिना इंजेक्शन के थ्रू हम लेते हैं। अब बात करूँगा, मैं आगे बताता हूँ आपको, कि IM है, IV है, IO मतलब इंट्रा ऑस्कस हो गई, सबक्यूटेनियस हो गई, इंट्राडर्मल हो गई, सारी की सारी ब्लड के अंदर जाती है। अब बात इसके अंदर नॉन इंजेक्टेबल होती है, सबलिंगुअल हो गई, हमारी जीभ के नीचे कुछ मेडिसिन जो नाइट्रोजन बेस की कुछ ड्रग्स आती हैं, जो हमारे हार्ट के लिए, या जो हमें मतलब तुरंत उसका एक्शन चाहिए, ऐसी कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम सबलिंगुअल जीभ के नीचे रखेंगे तो डायरेक्ट डिजोल्व होकर अब्जॉर्ब हो जाती है, और एक्शन उसका फास्ट होता है। तो सीधी ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होती है। इसके अंदर हम इंटेस्टाइन, डाइजेशन, ये सारा मेटाबॉलिज्म वाला सिस्टम नहीं रहता है। तो ये हो गई सबलिंगुअल हो गई, ट्रांसडर्मल हो गई, इन्हेलेशन हो गया। इन्हेलेशन मतलब किसी निमोनिया या श्वसन संबंधित कुछ किसी पेशेंट की दिक्कत है, तो हम इन्हेलेशन, एक पंप आता है उसमें क्या मेडिसिन को सीधा गैस फॉर्म में बना के और इन्हेल कर लेते हैं, और वो सीधा जाके हमारे रेस्पिरेटरी के थ्रू ब्लड के अंदर मिल जाती है। सीधा का सीधा जो टारगेट साइट होती है वहाँ पर वर्क करती है। और नेजल हो गया, नेजल के द्वारा नाक के थ्रू भी इसके अंदर जो इन्हेलेशन होता है, इसी प्रकार की मेडिसिन दी जाती है। तो ये हमारा जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये फंडामेंटल का टॉपिक था। यहाँ भी इसका थोड़ा बहुत यूज़ था, तो मैंने ये बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं रूट्स की, बात कर लेते हैं। इतना बात किए तो हम रूट हो गया, रूट, एंगल, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो अब सबसे पहले बात करता हूँ जो IV रूट है। तो IV रूट हो गया, IV होता है वो 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लगाया जाता है। IV रूट 0 से 10 सेंटीग्रेड के डिग्री, सेंटीग्रेड नहीं, डिग्री। तो यूज़ ऑफ इमरजेंसी, इसका
हम इमरजेंसी के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो डायरेक्टली ब्लड में जाके जल्दी एक्शन करे। और दूसरा होता है इसका डिसएडवांटेज भी होता है कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नॉट पॉसिबल, मतलब इसको हम आईवी घर पे नहीं लगा सकते। और स्टेराइल प्रोसीजर है, इसके अंदर पूरा स्टेराइल होना चाहिए। नॉन स्टेराइल होगा तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में जाएगा तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो आई थिंक इसके डिसएडवांटेज हो गए। और आईएम है तो इंट्राडर्मल हो गया, 90 डिग्री एंगल पे लगाया जाता है और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। अब एडवांटेज इसका है कि लॉन्ग ड्यूरेशन में मान लो कि इसमें 5 से 10 ml हमने लगा दी, तो वो लंबे समय तक इसका क्या होगा कि अब्जॉर्प्शन होगा, कि ये मसल्स के अंदर जाके रहती है, तो मसल से धीरे धीरे अब्जॉर्व होकर ब्लड में आएगी, तो लॉन्ग ड्यूरेशन में काम करेगी। और यही दो इसके डिसएडवांटेज हैं। तीसरा होगा कि इसको हम मैक्सिमम एक साइड पे 5 से 10 ml दे सकते हैं, और मैक्सिमम डोज भी इतनी होती है, इसे ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि उसके साइड इफेक्ट दिखने लग जाते हैं। एक होता है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, स्टेराइल प्रोसीजर होती है, मैक्सिमम इसके अंदर 1 AD हो जाता है। फिर होता है सबक्यूटेनियस हो गया, ये 45 डिग्री पे दिया जाता है और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होता है। अब सबक्यूटेनियस की बात करता हूँ, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है इसका एडवांटेज है, क्योंकि जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि हम उसको जो बार बार हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, क्योंकि हमें ये तो रेगुलर लगता रहता है, क्योंकि डायबिटीज़ में ग्लूकोज लेवल के अंदर इंक्रीज होगा तो आई थिंक प्रॉब्लम आती है, तो रेगुलर चीज़ें हैं। तो जो आईवी इंजेक्शन आता है आगे से बहुत, मतलब नीडल बहुत ही थिक होती है, सॉरी थिन होती है, पतली होती है। तो ये सारे जो हमारा नाभि है उसके चारों 2 इंच के अंदर अंदर 2 सेंटीमीटर के अंदर अंदर लगा सकते हैं, या हम हमारे जो आर्म होती है इसके अंदर जो फेट होती है उसके अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, सीधी सबक्यूटेनियस ही लगती है, तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन भी हो जाता है इसका। एक होता है इंट्राडर्मल होता है, ये 5 से 10 डिग्री पे लगता है। AST एलर्जिक सेंसिटिव टेस्ट होता है। अब हम कहते हैं ये एलर्जिक सेंसिटिव टेस्ट क्या होता है, कि जैसे कि मान लो कि किसी पेशेंट को हमें कुछ ऐसी जो IM या देनी है, IV देनी है, जो स्टीरॉयड ड्रग्स होती हैं, तो उसका पहले हमारी जो आर्म होती है, फोर आर्म होती है, उसके ऊपर 3-4 जगह थोड़ा थोड़ा इसका सैंपल दिया जाता है, उसको हम सर्कल करके और टाइम नोट कर देते हैं। अगर वहाँ रेडनेस होती है तो पता चल जाएगा कि ये एडवर्स इफेक्ट दिखाएगी, साइड इफेक्ट दिखा रही है। अगर वहाँ कुछ रिएक्शन नहीं होती है तो ये ह्यूमन के अंदर मतलब अडेप्टेबल होती है ये, और इसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा, तो उसके बाद हम इस ड्रग को देते हैं। तो AST एलर्जिक सेंसिटिव टेस्ट ये होता है कि मान लो हमारी ये फोर आर्म है, मैं भी बना देता हूँ 1 मिनट। ये फोर आर्म है, ये मतलब हमारी एल्बो वाला पार्ट हो गया, ये हमारी फिंगर वाला पार्ट हो गया। तो आई थिंक हम यहाँ इंजेक्शन लगाते हैं 1 2 3, जहाँ भी जो भी टेस्ट करने होते हैं, यहाँ मैंने लगा दिया, यहाँ 3-4 जगह लगा दिया। अगर यहाँ कुछ देर बाद यहाँ पेन कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर यहाँ रेडनेस आने लग गई, रेडनेस होने लग गई इसकी, तो ये ड्रग हम नहीं देंगे। अगर रेडनेस नहीं हो रही तो इस ड्रग को हम दे देंगे, क्योंकि ये इसके लिए आगे सेफ है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं, अब हम जो काइनेटिक्स पढ़ेंगे, तो ये हमारा मेन टॉपिक है। इंट्रो का कुछ पार्ट हो गया जो फंडामेंटली है, सारा का सारा इंक्लूड है इसके अंदर। अब हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स होती है, अभी फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर 4 चीज़ें आती हैं मेनली, ADME। ये एक ट्रिक है, याद कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग। ए का मतलब होता है कि अब मैंने बोला कि काइनेटिक्स का, मैंने पहले बताया काइनेटिक्स का मतलब चलना। ये हमारे ओरल रूट से चलेगी, ओरल से चल के इंटेस्टाइन स्टमक में आएगी, वहाँ आकर अब्जॉर्व होगी, वहाँ से मतलब ये काइनेटिक मूवमेंट करती रहती है। आई थिंक समझ रहे होंगे। तो इसका सबसे पहले क्या होगा कि हम अब्जॉर्प्शन होगा, अब्जॉर्प्शन होने के बाद इसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो आई थिंक इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर ये 4 रिएक्शन होती हैं, ये चारों के अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। एब्जॉर्प्शन बहुत लेंथी है इस लेक्चर के अंदर, मतलब थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि थोड़ा बायोबिलिटी वाला है, वो आगे पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं बायोबिलिटी के अंदर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। इस डायग्राम को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मूव कर देता हूँ ना, ये सही रहेगा ना। इस डायग्राम को मूव कैसे करें, थोड़ा नीचे लेके चलते हैं, सॉरी। एक मिनट, इसे मूव कर देते हैं इसको, सॉरी थोड़ा इसको आगे लेते हैं, और यहाँ समझा देता हूँ इसको।
दिक्कत है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा यहाँ समझाता हूँ आपको। जो हम अभी पूरा पढ़ेंगे वो यही है, इसी के रिलेटेड अब मैं फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ाऊँगा, तो आप देखना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैं थोड़ा ब्लू पेन था इसको मैं कर देता हूँ। इसे मान लो कि मैंने 100 mg मैंने टेबलेट दिए किसी को, एस्पिरिन मान के चलते हैं। एस्पिरिन मैंने ये टेबलेट दिए, यहाँ पर आ गई, ये ऑब्जॉर्व हो जाएगी, यहाँ की ऑब्जॉर्व हो गई। अब मैंने 100 mg इसको टेबलेट दिए, 100 mg देने के बाद ये हमारे स्टमक में आती है। स्टमक में क्या होती है कि इसका कुछ थोड़ा बहुत ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है। थोड़ा मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन होगा, ऑब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। ऑब्जॉर्ब होने के बाद इसके अंदर 20 हो गई, तो ये हस्सी बचेगी। हस्सी क्या होता है, हस्सी ये हमारे जो पोर्टल, जो वेन वाला पोर्टल सिस्टम है उसके द्वारा लीवर के अंदर जाएगी। लीवर में जाने के बाद मान लो 80 mg आई, कुछ का ऑब्जॉर्प्शन हो गया, फिर 80 mg आएगी, तो एक टी मतलब फिर लीवर भी इसके अंदर 30 mg का यूज़ कर लेगा। इसका मेटाबॉलिज्म करने में 30 mg यहाँ ही यूज़ हो जाएगी। 30 mg का यूज़ होने के बाद जो बची हुई जैसे 50 mg 30 यहाँ निकल गई, तो 50 से ब्लड के अंदर आएगी। अब ये ब्लड के अंदर आई ना, ये पूरा का पूरा क्या है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। पहला मैं अब्जॉर्प्शन की आज बात करूँगा। और ये 50 mg ये हमारे जो टारगेट ऑर्गन पर जाके वर्क करेगी। हमने ली तो 100 mg थी और बच्ची हमारे पास 50 mg है, ब्लड के अंदर 50 mg है ये। तो ये जो 50 mg बची है उसी को बायोएबिलिटी कहते हैं। ऐसी मतलब ऐसी डोज या अमाउंट जो हमारे जो टारगेट साइड पे वर्क करती है उसको बायोएबिलिटी कहते हैं। मतलब ब्लड के अंदर जो अमाउंट प्रेजेंट होता है अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन होने के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट बचता है, मतलब 50 mg बचा, तो ये इसको बायोएबिलिटी कहते हैं। अब ये यहाँ से क्या होती है, टिश्यू के अंदर जो टारगेट साइड पे जाएगी तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मैंने डी के बारे में बताया। मेटाबॉलिज्म इसके अंदर यहाँ हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और एक्सक्रीशन हो जाएगा इसके अंदर, जो बची हुई जो एक्सक्रीशन बाहर हो जाएगी, मैं आगे समझाऊंगा आपको अभी। तो आई थिंक इसके अंदर इतना ही था, ये ओवरव्यू था। अब इसको हम डिटेल के अंदर इस लेक्चर के अंदर बात करते हैं। आई थिंक हम यहाँ थे, तो अब्जॉर्प्शन की बात करता हूँ कि अब अब्जॉर्प्शन होगा तो ड्रग्स के अंदर थोड़ा बहुत ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात करता हूँ। अब्जॉर्प्शन भी बताऊँगा कि अब्जॉर्प्शन क्या होता है, कि हम जो ओरल साइड से लेकर जहाँ तक टारगेट तक जा रही है उसका रूट होता है, वो अब्जॉर्प्शन रूट होता है। तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है। जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात करता हूँ कि किस प्रकार से ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन होता है, इसको क्या कहते हैं। ये इंटेस्टाइन है, मान लो कि हमारा इंटेस्टाइन पेट वाला पार्ट हो गया, ये वाला कि मतलब स्टमक के अंदर ये ड्रग्स पड़ी हुई है, ये ब्लड वेसल्स है, ये मेम्ब्रेन है। यहाँ से इसको यहाँ जाना है, किस किस प्रकार से ड्रग्स जा सकती है। तो पहला हम बात करते हैं पोरिंच होते हैं। पोरिंच एक जो होल बना हुआ रहता है, मतलब एक चैनल होता है, इसके अंदर क्या होता है, ड्रग्स होती है, इसके अंदर से होकर यहाँ निकल जाती है, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्टर हो रही है, छन के जा रही है, मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोरिंच बोलते हैं, पोर्स को बोलते हैं। तो यहाँ से निकलती है, जैसे कि इंसुलिन, इसी प्रकार से इंसुलिन का रूट ये रहता है, फिल्ट्रेशन होता है। दूसरी होती है कि ये ड्रग्स होती है, यहाँ से पेसिव या सिंपल डिफ्यूजन आती है, बोलते हैं अलोंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा आती है। तो ये सिंपल या पेसिव होती है, तो यहाँ मोस्ट कॉमन मोड होता है और यहाँ एटीपी की जरूरत नहीं होती है। मतलब मैक्सिमम में ड्रग्स इसी रूट से जाती है, यहाँ एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। अगर ड्रग्स में एटीपी की आवश्यकता होगी, कोई बीमार व्यक्ति है उसमें पहले से एटीपी लॉस बहुत मतलब डल है और उसी में एटीपी की आवश्यकता होगी, तो आई थिंक हम खाना ही नहीं खा रहा है 10 दिन से, हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं और उसके बाद भी हम बोलेंगे एटीपी चाहिए, तो आई थिंक ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना उसके लिए। तो कुछ मैक्सिमम अमाउंट इसीलिए होता है कि मोस्ट कॉमन मेथड है। तीसरा हम बात करते हैं कि कैरियर होते हैं हमारे जो चैनल्स सॉरी इसके ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर कैरियर लगे रहते हैं। यहाँ कैरियर क्या करते हैं कि अलोंग टू ग्रेडियंट के अलोंग चलते हैं, इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है इस प्रकार, मतलब कोई कैरियर किसी मॉलिक्यूल को ले जा रहा है उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कुछ ड्रग्स इसमें भी होती है, जैसे एक होता है ग्लूट करके होता है, ग्लूट रिसेप्टर होते हैं जो हम जीआई के अंदर पढ़ेंगे, और ग्लूट रिसेप्टर होते हैं वो इसमें इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पर काम करते हैं। फोर्थ होता है इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जो मतलब इसकी विपरीत चलती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें एटीपी की आवश्यकता होगी। कुछ ड्रग्स होती है उनके लिए एटीपी की भी आवश्यकता होना ज़रूरी है, क्यों हमें क्या करता है स्लो काम करवाना है, बहुत ज़्यादा स्पीड से करती है। तो आई थिंक कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो स्लो काम करती हैं, उसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब मैंने कुछ दो चीज़ें यहाँ लिखी है कि ड्रग का टाइप होता है लिपिड सोल्यूबल होता है, एक तो लिपिड सोल्यूबल होता है और दूसरा क्या होता है कि एक इनसोल्यूबल वाटर सोल्यूबल। दो प्रकार की हमारी बॉडी में क्या होती है, ड्रग्स होती हैं। ये दो ड्रग्स काम करती है, ये समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको समझ जाओगे आगे की लगभग
समझ में लगभग नहीं 100% समझ में आएगा। अब मैं बात करता हूँ कि जो यहाँ से मान लो कि हमने कोई ड्रग लेते हैं। अब ड्रग मान लो कि सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो स्टमक होता है एसिडिक नेचर का होता है और इंटेस्टाइन बेसिक नेचर की होती है। तो मैंने मान लो कि कोई ड्रग ली बेसिक नेचर की और ये था एसिडिक नेचर पहले से। तो बेसिक और एसिडिक मिलके क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद जो ड्रग है वो आयंस में टूट जाएगी। आयंस होते हैं वो वाटर सोल्यूबल्स होते हैं, वाटर के साथ मिल जाएगी और हमारी बॉडी से ये क्या हो जाएगी, पास आउट हो जाएगी। तो आई थिंक ये जो मेडिसिन है हमारी बॉडी में काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि मैंने मेडिसिन ली, ये आयनाइजेशन हो गया, टूट गई, वाटर के साथ सोल्यूबल हो गई और यूरिन ने स्टूल के साथ पास आउट, या यूरिन मान सकते हो, यूरिन के द्वारा भी हो जाएगी और स्टूल के द्वारा भी पास आउट हो जाएगी। तो आई थिंक इसका कोई यूज़ नहीं हो पाया, टारगेट साइड पे काम नहीं करेगी। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो ये वाटर सोल्यूबल हमें क्या करना है कि हमें ये कंडीशन रखनी है कि हमें इसको फैट सोल्यूबल या लिपिड सोल्यूबल या इनसोल्यूबल बनाना है। वाटर के अंदर इसको सोल्यूबल नहीं करना। अगर वाटर में सोल्यूबल हो गई तो ये पास आउट हो जाएगी ना, टारगेट साइड पे तो पहुंच नहीं पाएगी, ये लीवर के अंदर जाके ब्लड के थ्रू जाके जा ही नहीं पाएगी और सीधा पास आउट हो गई, तो ये हमारे लिए काम की नहीं है। अब इसमें बात करता हूँ दूसरी मैंने दी एसिडिक नेचर की। तो एसिडिक नेचर की दी और ये भी एसिडिक नेचर था, तो यहाँ क्या होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा। ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वाटर इनसोल्यूबल या लिपिड इनसोल्यूबल एक ही बात है, ये रहेगी। यहाँ से इसका अब्जॉर्प्शन होकर टारगेट साइड के ऊपर जाकर वर्क कर देगी। अब मैं बात करता हूँ कि अब्जॉर्प्शन, अब मैंने भी अब्जॉर्प्शन की बात की कि डेफिनेशन है यहाँ पे कि इट इज़ द मोमेंट ऑफ ड्रग। ड्रग का मोमेंट होता है जो फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ से हम जिस साइड से हमने ये ड्रग दी है, टू ब्लड और ब्लड तक, मतलब जिस साइड से हमने मतलब ओरल रूट से लिए, ओरल रूट से लेके एडमिनिस्ट्रेशन रूट होता है वहाँ से लेके जहाँ तक टारगेट में जाएगी, ब्लड तक जाएगी, वो होता है एब्जॉर्प्शन। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिखी हुई है, आई थिंक इसको समझना है। तो मैं बताता हूँ कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ड्रग को हमें अगर ऑब्जर्व करवाना है तो मोस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, तो ये होना लिपिड सोल्यूबिलिटी होनी चाहिए। मैंने इन दोनों डायग्राम के द्वारा आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश की। अगर वाटर सोल्यूबल होगी तो पास आउट हो जाएगी, और ये क्या होगी, इनसोल्यूबल होगी या लिपिड सोल्यूबल होगी तो ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगी और ये अब्जॉर्ब हो जाएगी। अब्जॉर्ब इसलिए हो जाएगी क्योंकि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो फेट से मिलकर बनी होती है। फेट पार्ट होता है, मतलब फैटी पार्ट होता है मेम्ब्रेन के अंदर, तो वहाँ से ये डायरेक्ट अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, लिपिड सोल्यूबिलिटी होनी चाहिए या सेम नेचर होना चाहिए। अब मैं कह दूं कि अब आगे जैसे सारणी में दिया गया मैं समझाऊंगा आपको कि अब मैंने कंडीशन रखी है 4। फर्स्ट वन कंडीशन ये है कि मैंने मान लो कि कोई ड्रग एसिडिक नेचर की दी है और मीडियम भी एसिडिक था, तो मैंने टेबलेट एसिडिक, मैंने सेकंड वन से ये वाला समझाया था, ये वाली बात हो रही है यहाँ पे। एसिडिक था तो ये नॉन आयनाइज नहीं होगी, टूटेगी नहीं, वाटर सोल्यूबल नहीं रहेगी, इनसोल्यूबल रहेगी, फेट सोल्यूबल या लिपिड सोल्यूबल रहेगी, तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी। ये बात मैंने भी बोला है। अगर ये बेसिक नेचर की रही और आगे वाला मीडियम भी बेसिक है। अब आप एक बात बताओ कि आई थिंक मैंने कोई बेसिक नेचर की टेबलेट दी, बेसिक नेचर की सारी मॉर्फिन ये सब बेसिक की होती है, मैंने बेसिक की दी, अगर ये कंडीशन हुई तो ये बेसिक नेचर की कभी काम ही नहीं कर पाएगी हमारी शरीर बॉडी के अंदर। तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए नहीं, क्योंकि मैक्सिमम ड्रग्स बेसिक नेचर की होती है। तो आई थिंक मैं बात करता हूँ कि यहाँ से जो बेसिक नेचर की दी जाती है उसको हम कोटिंग करते हैं या एंटेरो कोटिंग कहते हैं, कोटिंग कर देते हैं। वो एसिडिक मीडियम में डिजोल्व नहीं होती, वो डायरेक्ट जाके सीधी की सीधी यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ जाके वर्क करेगी, यहाँ वर्क करेगी। तो इससे हमें ये कंडीशन हो जाएगी ना, टेबलेट भी बेसिक, ये भी बेसिक, तो नॉन आयनाइजेशन होगा। तो नॉन आयनाइजेशन हो गया, लिपिड सोल्यूबल होगी, क्रॉस कर जाएगी। अब ये उल्टा हो गया। अब तीसरा हो गया, एसिडिक ड्रग है, बेसिक नेचर है, तो आयनाइज हो जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि दोनों का अलग अलग है, और वाटर सोल्यूबल होकर ये क्रॉस नहीं कर पाएगी क्योंकि ये तो पहले ही पास आउट होगी। दूसरी है, बेसिक नेचर की टेबलेट दी है और एसिडिक मीडियम था, आयनाइज हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल है और ये पास आउट हो जाएगी। ये समझ रहे हो, चारों कंडीशन समझ में आई? अगर समझ में आई तो कमेंट में बोलना, अगर नहीं आई तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। अब जैसे कि यही बात ऊपर दी गई, एसिडिक ड्रग है तो इसके लिए हमें एसिडिक मीडियम चाहिएगा, तो एसिडिक मीडियम हमें स्टमक में मिल जाएगा, स्टमक में मिल जाएगा। अगर बेसिक ड्रग है तो बेसिक मीडियम चाहिएगा, वो इंटेस्टाइन में मिलेगा, तो ये हो जाएगी अनआयोनाइज। अब मैंने क्या किया, बेसिक मतलब सेम नेचर होगा, वो अनआयोनाइज होगा, मतलब टूटेगी नहीं तो वाटर में नहीं सोल्यूबल होगी, फेट सोल्यूबल होगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये चीज़ें मेरे को कमेंट में बताना। अब जैसे कि एस्प्रिन है, एसिडिक नेचर की होती है, ये अनआयोनाइजेशन होती है इन स्टमक में, और ये इंटेस्टाइन के अंदर जाके क्या हो जाती है,
क्या हो जाती है समझ रहे हो, एसिडिक थी और बेसिक हो जाएगी तो वहाँ आयनाइज हो जाएगी, तो यहाँ ही इसका अब्जॉर्प्शन हो जाएगा मैक्सिमम अमाउंट। लेकिन एक नोर स्टेट में क्वेश्चन किया गया कि मैक्सिमम जो एसिडिक हो या बेसिक हो कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, तो आई थिंक इंटेस्टाइन में होगा ना, क्योंकि सरफेस एरिया उसको ज़्यादा मिलेगा इंटेस्टाइन के अंदर, तो इसका आंसर इंटेस्टाइन जाएगा। अब इंटेस्टाइन इसलिए जाएगा क्योंकि ये यहाँ जो एसिडिक नेचर के अंदर, तो हमारे जो स्टमक में तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर 1 से 1.5 घंटे रुकती है ना टेबलेट, तो आगे तो जाएगी तो फिर बेसिक नेचर के अंदर जाएगी, तो मैक्सिमम ड्रग बेसिक नेचर की देते हैं ताकि क्या हो, इसका अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में हो। तो मैंने एक नोट के अंदर लिखा भी है, ये नोट एक लिखा गया, मैंने अभी लिखा था कि सॉरी मार्कर, अच्छा हो गया, ओ शिट, अच्छा इसके अंदर मार्कर यूज़ नहीं होगा आई थिंक, ऑप्शन नहीं वगैरह ना मार्कर वाला, चलो ऐसे समझा देते हैं कि जो ये दे रखा है, कलर तो चेंज कर देता हूँ, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो गया, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ द अनआयोनाइज्ड ड्रग्स होती है, जैसे बोथ हो गया एसिडिक बेस, तो इंटेस्टाइन के अंदर होती है, इंटेस्टाइन में डिडेंडम में होती है क्योंकि मैक्सिमम एरिया मिलता है। ये मैंने आपको अभी समझाया और आप इसके अंदर देखे और समझ में आ जाएगा इसके अंदर। एक बार फिर से इसको रिपीट करना इस चीज़ को अगर नहीं समझ में आया हो तो। आगे हम बात करते हैं, नोट लगाना, एक शॉर्ट बाउल सिंड्रोम होता है। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम होता है, कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे इसको रिसेक्शन करके उसको कट करके उस पार्ट को निकाल देते हैं। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में क्या होता है कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हमारे जीआई के अंदर हो गया है, तो उस पार्ट को निकाल दिया, कि मैंने मान लो इंटेस्टाइन को कट कर दिया, बाउल के अंदर मैंने कट कर दिया बाउल को, तो आई थिंक कट कर दिया तो इसमें क्या साइड इफ़ेक्ट आएगा, सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट यही होगा कि रिसेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने रिसेक्शन कर दिया तो डिक्रीज ऑफ, अब ड्रग अब्जॉर्प्शन का डिक्रीज हो जाएगी, अब सॉरी ड्रग अब्जॉर्प्शन भी कम हो रहा है, तो क्या करेंगे कि हमें या तो मैक्सिमम अमाउंट में ड्रग देनी पड़ेगी या इसका रूट चेंज करना पड़ेगा। दूसरा मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट के अंदर लिखेंगे कि मैनेजमेंट क्या करोगे, तो डोज को इंक्रीज कर देंगे, वरना हम इसका रूट चेंज कर देंगे, आईवी रूट दे देंगे, दूध सीधा ब्लड के अंदर जाएगी तो हमें जीआई के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, उसके द्वारा इफेक्टिव रिजल्ट आएगा, एक्शन ज़्यादा जल्दी होगा। ये इस चीज़ के अंदर मैंने शॉर्ट बाउल सिंड्रोम का मतलब होता है कि रिसेक्शन करके इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को कट कर दिया, फिर इसका क्या साइड इफेक्ट देखने को मिली, सॉरी साइड इफेक्ट नहीं मतलब क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ये होगा कि ड्रग का अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो इसका मैनेजमेंट फिर ये करेंगे, रूट चेंज करेंगे, ड्रग बढ़ाएंगे। अब एक मैंने बात ये भी बताया था आयोनाइजेशन में, कब से आयोनाइजेशन बोल रहा हूँ, आयोनाइजेशन मतलब एक्सक्रीशन, आयोनाइजेशन होगा मतलब एक्सक्रीशन हो जाएगा, कोई टेबलेट ड्रग सॉरी वाटर के अंदर आयोनाइज होगी तो वो पास आउट हो जाएगी इजीली यूरिन के द्वारा या स्टूल के द्वारा। तो पीएच ऑफ ड्रग अभी आयोनाइज कब होगी क्या, अच्छा इसके अंदर इसको भी देखेंगे। अब मैं बात करता हूँ, इसको मैंने थोड़ा 2 बार पेस्ट कर दिया होगा ना, हाँ ये यहाँ पर आ गया, इसको मैं कट करता हूँ अगर होता है तो, ठीक है हो गया। ये वायबिलिटी ये भी कट करना पड़ेगा यार, इसके अंदर आ गया ना नीचे वाला, ठीक है देखते हैं। आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि पीएच ऑफ ड्रग की पीएच और जो मीडियम की पीएच है वो हमेशा डिफरेंट होती है, डिफरेंट होगी तो आयनाइज हो जाएगा, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि ये बेसिक नेचर का था, एसिडिक नेचर का था, आयनाइज हो गया, तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, समझ गए होंगे। अब एक बात करते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशन। अब हम बात एप्लीकेशन, एक क्लिनिकल एप्लीकेशन लेंगे किसी मतलब एक प्रैक्टिकली इस चीज़ की बात करते हैं। अब मान लो किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाती है, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि मतलब उसमें ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई, किसी ने जहर पी लिया या कुछ ऐसी पैरासीटामोल या मतलब बहुत अमाउंट में खा गया उन चीज़ों को, तो इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब मैं कहता हूँ कि कोई एस्प्रिन खा गया, एसिडिक नेचर की, किसी ने एस्प्रिन ले ली एसिडिक नेचर की, लार्ज अमाउंट में इनटेक कर लिया तो इसकी टॉक्सिसिटी आएगी। अब हमें पेशेंट में इमरजेंसी के अंदर, ये ट्रोमा के अंदर एक केस आया है कैजुअल्टी, तो अब मैं बात करूँगा इसको मुझे सॉल्यूशन करना, तो मैं क्या करूँगा, एक सोडा बाई कार्बोनेट करके एक टेबलेट या टेबलेट इंजेक्शन आता है, वो हम इसको देंगे आईवी रूट के द्वारा। तो अब मैं इसको दूंगा तो मेक यूरिन एल्कलाइन। अब मुझे ये एसिडिक नेचर का था तो यूरिन को एल्कलाइन करना, यूरिन एल्कलाइन कैसे होगा, तो मैं आईवी रूट के थ्रू सोडामाइड दे दूंगा, ये एक बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर होती है इसकी। तो ये हमारी यूरिन को क्या होगी कि ब्लड के अंदर इसका जो अमाउंट बढ़ेगा तो ये फिर किडनी के द्वारा इसका क्या होगा, सिक्रेशन होगा ना, तो ये क्या करेगा यूरिन को क्या कर देगा,
बेसिक नेचर का कर देगा, फिर एसिडिक नेचर की है तो बेसिक एसिडिक मिलकर ये क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। अभी मैंने बोला कि दोनों का उल्टा उल्टा जो क्या होता है कि ये सॉरी मीडियम होगा तो आयोनाइज हो जाएगी, वाटर सोल्यूबल बन जाएगी, फिर वो वाटर सोल्यूबल बन के एक्सक्रीट हो जाएगी। इसी प्रकार इसको उल्टा कर लेते हैं। एम्फेटामाइन हो गया या मॉर्फिन हो गई, बेसिक नेचर की होती है, लार्ज अमाउंट में इंटेक कर लिया तो हम क्या, अब यूरिन को हमें क्या करना है, एसिडिक बनाना है, तो इसको हम कर देंगे अमोनियम क्लोराइड देंगे, इसके द्वारा एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक और बेसिक दोनों मिलकर आयोनाइज हो जाएंगे, फिर ये वाटर सोल्यूबल होकर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये आसानी से इतना आपने देखा है। अब दूसरी बात करता हूँ कि अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अब ड्रग का अब्जॉर्प्शन है, अब हमें अकॉर्डिंग टू अब कुछ बेसिक नेचर की हमने ड्रग ली है और वो सीधी स्टमक में जाएगी, वहाँ एसिडिक है तो ये आयोनाइज हो जाएगी ना। तो उसको हमें क्या करना है कि बचाना है कि आयोनाइज नहीं होनी चाहिए हमें। ये ड्रग बेसिक नेचर की, तो हम इंटेस्टाइन तक कम से कम इसको ले जाएंगे, तभी तो क्या होगा कि हमारा इसको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम टेबलेट या जो कैप्सूल फॉर्म में जो ड्रग लेते हैं उनको क्या करेंगे, डिले करेंगे इसके एब्जॉर्प्शन को। अब इसको डिले किस प्रकार से करेंगे, दो प्रकार से कर सकते हैं। इमीडिएट रिलीज एक होती है होती है एक्सटेंडेड रिलीज फार्मूला। अब इमीडिएट रिलीज वाला होता है वो क्या होता है, तुरंत हो जाता है। तुरंत क्या हो जाता है कि ये तुरंत रिलीज हो जाती है या घुल जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन वाली होती है, जीभ के सबलिंगुअल रूट के अंदर रखते हैं, वो तुरंत अब्जॉर्ब होकर अपना एक्शन करती है। और दूसरा होता है कि ये धीरे धीरे अपने एक्शन को करती है, कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि इसका लंबे समय तक क्या रहना चाहिए, इसका प्रभाव रहना चाहिए ना। तो जैसे डायबिटिक वाला पेशेंट है, उसको एक बार टेबलेट ली पूरे दिन कम से कम नहीं करना चाहिए ना, बार बार उसको इंजेक्शन ना लगाना पड़े, या इंजेक्शन लगा रहा हो, एक बार कर लें उसका यूज़ तो लंबे समय तक। ऐसी ड्रग्स को हमें लंबे समय तक रखते हैं तो बोलते हैं एक्सटेंडेड रिलीज फार्मूला। ये मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ भी रहता है, जैसे डायबिटीज़ वाली मेडिसिन है इस प्रकार से। अब ड्रग बाईपासिंग ड्रग, अब मैंने जो भी ऊपर बताया था ना कि स्टमक से सीधा बाईपास करना है, तो उसको बाईपास करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उसको कोटेट कर सकते हैं, ऊपर से कुछ ऐसा बेसिक एसिडिक नेचर लगा देंगे जिसके अंदर क्या हो गया, कुछ एंटेरा कोटेट कर देंगे तो उसके अंदर डिजोल्व ना हो। डिले रिलीज फार्मूला करेंगे, मतलब एक तो करेंगे डिलेड रिलीज फार्मूला, मतलब ये ऐसी टेबलेट लेंगे कि वो स्टमक में जाने के बाद धीरे धीरे मतलब घुले। तो मान लो मैंने 100 mg दी, वो 1 घंटे स्टमक के अंदर रहेगी, तो मान लो कि 20 mg घुल गई और 80 mg आगे चलेगी, तो ये 80 mg जाके आगे वर्क कर देगी अपना। एक तो ये हम ये कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं एंटेरिक कोटेट, मतलब उस टेबलेट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कोटेट कोई भी मान लो कि एक टेबलेट है, इस टेबलेट के ऊपर हम क्या कर देंगे, एंटेरिक कोटेट एक ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाएंगे कि ये इस प्रकार से इसके अंदर रहे। अब आपने देखी होगी खाली पेट की गोली देखी होगी, इस प्रकार से एक एंटेरिक कोटेट रहता है, अंदर दाने दाने से रहते हैं, देखा ना। ये एग्जाम्पल भी मैंने नीचे लिख रखा है, पेंटोप्रोडोजोल हो गया, प्रोजोल। तो ये खाली पेट दी जाती है, वोमिटिंग वाली कंडीशन में देते हैं मैक्सिमम इसको। तो ये आपने ऐसे देखा होगा कि ये मेडिसिन होती है, अंदर दाने दाने से रहते हैं, आई थिंक समझ गए होंगे, तो ये इसमें दी जाती है। तो आई थिंक मैंने जो आज आपको यहाँ तक पढ़ाया है, इसमें आगे और भी है बहुत सारा, तो इसको हम कल वाले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि एक साथ करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। धीरे धीरे पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे, आपको इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी कि मैं आप नोट्स पढ़ रहा हूँ तो कहाँ से देखूँ या मुझे समझ नहीं आ रहे। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर बहुत आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही हो तो उसके लिए मुझे कमेंट करें, और आप क्या पढ़ना चाह रहे हो बीएससी नर्सिंग के अंदर की कौन सा मुझे टॉपिक पढ़ना है, तो आप वो भी कमेंट करें, वो ताकि उस पर वीडियो बना सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।